हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी अजीब दास्तां है ये। मैं आपकी दोस्त आपकी लेखिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपनी कहानी का भाग लेकर। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि वरदान अतीत की गलियों में भटक रहा था। रात गहरा गई थी पर वरदान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नज़रें स्टडी रूम में लगी अपनी माँ की तस्वीर पर जाती हैं जिस पर हार चढ़ा हुआ था। अपनी माँ की तस्वीर देखते ही वरदान को कुछ ऐसा याद आ जाता है जो उसको एक अलग ही वरदान बना देता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुसुम की तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए, आज मैंने तेरा बदला ले लिया है माँ। जो सालों पहले हुआ था वो आज फिर से हुआ है। इतिहास दोहराया गया है फिर से। उन सबको खून के आंसू न रुलाया मैंने तो मेरा नाम वरदान ओबराय नहीं। बेहद गुस्से से बोलता है वो और अपनी माँ की तस्वीर को कस कर अपने सीने से लगा लेता है। गुस्से से लाल हुई उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरती है पर अगले ही पल वो एकदम कठोर बन जाता है, जैसे खुद से कह रहा हो कि इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। रोने का वक्त तो किसी और का आया है। इसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर को वापस उसकी जगह रख देता है और फिर खुद कमरे में रखे सोफे पर पसर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है नींद के इंतज़ार में। नींद नहीं आ रही थी उसको। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही घूम रहा था जो सालों पहले हुआ था। कैसे एक ही रात में उसकी ज़िंदगी बदल गई थी, उसके रिश्ते बदल गए थे। एक बार फिर वो खुद को अतीत में जाने से रोक नहीं पाता। उसे याद आती है अपनी ज़िंदगी की वो काली रात जब वो अपने कमरे में था और अपने माँ पापा के कमरे से आ रहा शोर सुनकर उस तरफ जाता है। ये वही रात थी जब विनोद अपने काम से लौट आया था और वो आंखों में आंसू और गुस्सा लिए कुसुम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि कुसुम की बीमारी के बारे में पता चल गया था उसको। वो पत्नी जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करता है, वो पत्नी बस चंद दिनों की मेहमान है। ये सुनकर टूट गया था वो और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कुसुम ने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। वो कुसुम के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, क्यों कुसुम, आखिर क्यों, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुसुम और रंजना उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुसुम विनोद का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, आपको क्या हो गया है विनोद, आप ऐसे। विनोद कुसुम को दोनों कंधों से पकड़कर, तुम अंदर ही अंदर अकेली अपनी बीमारी से जूझती रही और मुझे खबर तक नहीं मिली। कैसा पति हूँ मैं जो तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझ पाया। और तुम क्यों इतनी महान बन गई जो सारा दर्द सारी तकलीफ़ अकेले झेलती रही। बोलो कुसुम बोलो, क्यों छिपाया तुमने मुझसे ये सब। उसकी बातें सुनकर कुसुम समझ गई थी कि विनोद को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है, पर रंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम से, क्या बात है जीजू, क्या हुआ है, मुझे भी बताओ, आखिर क्या छिपाया है दीदी ने। उसकी बात सुनकर विनोद, इसको ब्लड कैंसर है रंजना, ब्लड कैंसर। विनोद एकदम से चिल्लाता है। वरदान जो अपने कमरे में था, विनोद की आवाज़ सुनकर वो खुश होते हुए, अरे वाह, पापा आ भी गए, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे से निकलकर विनोद के कमरे की तरफ चल पड़ता है। अंदर कमरे में विनोद की बात सुनकर रंजना भी अंदर तक हिल गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती बहन को इतनी गंभीर बीमारी है और ये बात उसने उससे भी छिपाई, उसे भी नहीं बताया। हैरानी से कभी विनोद को देख रही थी तो कभी कुसुम को। कुसुम और विनोद दोनों की आंखों से झराझर आंसू बह रहे थे। कुसुम नहीं चाहती थी कि ये सच किसी को भी पता चले, लेकिन आखिर में सबको पता चल ही गया। वो धम से वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे विनोद को संभालेगी। विनोद एकदम से उसके पास बैठते हुए, बोलो ना कुसुम, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था या मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था। क्या लगा था तुम्हें कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे बताती तो मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाता, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं देता। लेकिन तुमने तो, ये कहते हुए उसका गला रूंध जाता है। इतने में रंजना भी उसके पास आकर बैठते हुए, हाँ दीदी, जीजू सही कह रहे हैं, आपने मुझे भी नहीं बताया। हर चीज़ का हल होता है, लेकिन आपने। कुसुम दोनों को शांत करवाते हुए, शांत हो जाइए, आप दोनों बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या मेरा मन नहीं है अपने परिवार के साथ जीने का। अगर मेरे हाथ में होता और ज़रा सी मेरे ठीक होने की उम्मीद होती तो मैं आप दोनों को ज़रूर बताती, अपना इलाज करवाती, लेकिन मुझे पता है
डॉक्टर मुझे पहले ही सच बता चुका है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि जितना भी वक्त मेरे पास है उसे मैं खुशी खुशी आप सबके साथ बिताऊंगी। मेरे जाने के बाद तो आप सबको वैसे ही पता चल जाता, आप लोगों को दुख होता, बुरा लगता, लेकिन ये सच मेरे जाने से पहले ही उजागर हो गया। जो दिन मुझे हंसी खुशी आप लोगों के साथ बिताने थे वो अब टेंशन के साथ बिताने पड़ेंगे। मैं नहीं देख सकती आप लोगों को ऐसे रोते भी लगते हुए। बस इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। कुसुम अपनी सफाई उन दोनों के सामने पेश करते हुए बोलती है। विनोद थोड़ी नाराज़गी से उसके पास से उठते हुए, नहीं कुसुम नहीं, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक डॉक्टर ने कह दिया और तुमने उसकी बात मान ली। अरे दुनिया में और भी डॉक्टर हैं, मैं तुम्हें अमेरिका ले जाता, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाता, लेकिन तुम्हारा इलाज करवाता। पर तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा नहीं तो कम से कम वरदान का ही ख्याल करती। आखिर तुम्हारे अलावा है कौन हम दोनों का? कैसे रहेगा वो तुम्हारे बिना? विनोद नाराज़गी जताते हुए बोलता है। ये सुनकर कुसुम एकदम से विनोद का हाथ पकड़कर वापस उसे अपने पास बिठाते हुए, हाँ, वरदान के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन इसका एक रास्ता भी है मेरे पास। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर, इस बारे में मैं आप दोनों से बात करने ही वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। पर अब जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने अपने एक हाथ में विनोद का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में वो रंजना का हाथ पकड़ते हुए, मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैं स्वार्थी ज़रूर हो रही हूँ, पर अपने बच्चे के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बात अगर उसे कोई संभाल सकता है, उसे कोई माँ का प्यार दे सकता है, तो वो तुम हो रंजना। मेरे जाने के बाद उसकी मासी माँ से उसकी माँ बन जाना। फिर वो विनोद की तरफ देखकर, प्लीज़ आप रंजना से शादी। वो अभी बोल ही रही थी कि विनोद बीच में ही उस पर चिल्ला पड़ता है, कुसुम, और एकदम से उसका हाथ छटक देता है। पागल हो गई हो तुम? क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? कुसुम एकदम से उसका हाथ पकड़कर, भगवान के लिए धीरे बोलिए, कहीं वरदान न सुन ले। इतने में वरदान वहाँ पहुँच जाता है। दरवाज़ा जो कि पहले ही हल्का सा खुला हुआ था, उसके ज़रिए उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा नज़र आता है और उसके कहे ये शब्द और विनोद का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा और पास में बैठी रंजना। वरदान अंदर जाते जाते रुक जाता है और वहीं दरवाजे की आड़ में छिप जाता है। उस बच्चे को क्या पता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं। कुसुम की बात सुनकर वहाँ एकदम से सन्नाटा छा जाता है, पर जानती थी कुसुम कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो तसल्ली करना चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसका वरदान सही सलामत रहेगा, उसे माँ का प्यार मिलता रहेगा। इसलिए वो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मेरी आखिरी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, विनोद एकदम से फिर से उस पर गरजता है। एक बात कान खोल कर सुन लो कुसुम, जो तुम चाहती हो वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। नन्हा सा वरदान जिसने अपने माता पिता को खुश देखा था, हमेशा हंसते खेलते हुए देखा था, वो आज अपने पापा का ये रूप देखकर एकदम से सहम गया था और डर के मारे वो वापस अपने कमरे में भाग जाता है। उसकी आंखों के सामने बस यही पल घूम रहा था, उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा, उसका अपने पापा और अपनी मासी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना और अपने पापा का अपनी माँ पर चिल्लाना। विनोद फिर से कुसुम का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। रंजना भी उसको समझाते हुए, दीदी जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। मैं पूरी ज़िंदगी वरदान को माँ का प्यार दे सकती हूँ, लेकिन जीजा जी से शादी नहीं, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। कुसुम एक बार फिर से उन दोनों को समझाते हुए, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है और आप हैं कि। तभी विनोद तुरंत अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए, हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी के अभी तुम्हें लेकर अमेरिका जाना है। रंजना, तुम कुसुम के जाने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुसुम को अपनी हालत दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि उसका वक्त आ गया है। वो चाहे भी तो इस वक्त को आने से नहीं रोक सकती। हाँ, जाने से पहले वो विनोद से और रंजना से वादा लेना चाहती थी कि उसके जाने के बाद वो शादी कर लेंगे और वरदान का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो एकदम से विनोद के पीछे भागती है और साथ साथ उसे आवाज़ लगा रही थी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज़, विनोद, मेरी बात तो सुनिए। विनोद जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रहा था और उसके पीछे पीछे कुसुम भी।
लेकिन कुसुम का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है और वो संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। उसके गिरने की आवाज़ से वरदान भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। जब तक वो बाहर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर आता है और देखता है उसकी माँ जो कि ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था। रंजना और विनोद उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी में थे। वरदान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। शोर सुनकर उनके घर में काम करने वाली शांता भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी और कुसुम को देखकर वो भी घबरा गई थी। वो दौड़कर कुसुम के पास आकर, क्या हुआ मेम साहब को, ऐसे कैसे लग गई इनको? तभी विनोद की नज़र ऊपर खड़े वरदान पर जाती है, पर अभी वक्त नहीं था उसे कुछ भी बताने का। विनोद जल्दी से कुसुम को अपनी बाहों में उठाता है और शांता की तरफ देखकर, तुम वरदान का ध्यान रखो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना कहकर वो और रंजना तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं वरदान के दिल में ढेर सारे सवाल, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ विनोद के पास था, कुसुम के पास था। लेकिन वरदान पर क्या असर होगा इस हादसे का, ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा। उस नन्हे से लड़के ने क्या देखा, क्या समझा, ये बस वही जानता था। अगले पार्ट में आपको पूरी तरह अतीत से रूबरू करवा दिया जाएगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और कहानी के साथ बने रहना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।